पिछले भाग में आप सबने सुना कि यह कहानी है शीतल नाम की लड़की की, जिसने अपने जीवन में दुख ही दुख देखे हैं। शीतल के जन्म लेने के 3-4 महीनों के बाद उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई भगवान के पास। शीतल का बहुत बड़ा परिवार है, चाचा चाची, ताऊ ताई, बहनें, भाई भाभियाँ। शीतल अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी है। माँ के जाने के बाद शीतल को उसकी दादी और बुआजी मनहूस कहकर बुलाती हैं। शीतल के पापा के अलावा उसे कोई प्यार नहीं करता। शीतल के पापा भी कुछ दिनों बीमार रहकर वे भी शीतल को छोड़कर भगवान के पास चले गए। मम्मी और पापा की मृत्यु के बाद शीतल ने बहुत दुख झेले। शीतल की दादी की बहन, जिसे शीतल मौसी कहकर बुलाती है, वह शीतल की मदद करती है। उन्होंने शीतल की शादी भी करवाई। किसी तरह शीतल की शादी हो जाती है। अब आगे हम शीतल के ससुराल में शीतल के साथ क्या क्या होगा आज के एपिसोड में जानेंगे। बिना स्किप किए हुए पूरी कहानी सुने। क्या क्या हुआ शीतल के जीवन में, पूरी कहानी जरूर सुने। वीडियो को लाइक भी जरूर करें और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। शीतल मोहन और अपनी सास अनुपमा जी के साथ खुश थी। मोहन अच्छा लड़का था, लेकिन उसे जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार अपने काम से था। वह बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी युवक था। वह हर समय इस कोशिश में लगा रहता कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा कमाया जाए। वह हर चीज़ की तुलना बस पैसों से करता था। उसके लिए प्यार, परिवार की अपनी ज़िंदगी में जैसे अहमियत ही नहीं थी। उसे लगता था कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। दुनिया की हर खुशी पैसे से खरीदी जा सकती है। वह हमेशा बस पैसे कमाने की धुन में लगा रहता। शीतल कभी कभी सोचती कि अपने काम के प्रति समर्पित होना अच्छी बात है, लेकिन पैसों के प्रति इतना लालच अच्छा नहीं है। आखिर परिवार भी कुछ होता है। वह काफ़ी बार मोहन को समझाने की कोशिश करती, लेकिन मोहन यह कहकर हमेशा टाल देता, यार शीतल, तुम नहीं समझोगे। आज के ज़माने में पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। और ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। पैसा है तो प्यार है, वरना नहीं। शीतल के समझाने का मोहन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शीतल कभी कभी सोचती कि उसने कितना कुछ सोचा था मोहन को लेकर, कितने सपने सजाए थे, लेकिन मोहन को देखकर तो लगता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पैसे से ही प्यार है। शीतल अंदर ही अंदर घुटती रहती, लेकिन मोहन से कुछ नहीं कहती। उधर मोहन पैसे कमाने की धुन में ही लगा रहता। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अचानक एक दिन खबर आई कि दिल का दौरा पड़ने से शांति देवी की मौत हो गई। ये सुनकर तो शीतल के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसने रोते रोते मोहन को यह खबर सुनाई तो मोहन ने उसे तसल्ली दी और हिम्मत बंधाई। तब शीतल ने रोते हुए कहा, मोहन जी, मैं अपनी मौसी का आखिरी बार मुंह देखना चाहती हूँ। उनके अंतिम संस्कार में जाना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ चलिए। यह सुनकर मोहन ने कहा, शीतल, मैं यहाँ से तुम्हें एक गाड़ी भेज दूँगा। तुम तो जानती हो ना, मुझे 1 मिनट का टाइम भी नहीं रहता। और आज तो मेरी अर्जेंट मीटिंग है। शीतल को मोहन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर वह करे भी तो क्या करे। बिना समय गंवाए वह मोहन द्वारा भेजी गई एक गाड़ी में बैठकर अपनी मौसी के घर पहुंच गई। वह मौसी की लाश को देखकर
उससे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। मौसी के बेटे बहू अभी तक आए नहीं थे। सब उनके इंतजार में थे। शाम तक वे लोग भी फ्लाइट से आ चुके थे। जब अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी तो शीतल फूट फूट कर रो रही थी। शीतल की ऐसी हालत देखकर सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। तब उसके मौसी के बेटे व बहू ने शीतल को हिम्मत बधाई। दाह संस्कार के बाद शीतल ना चाहते हुए भी वापस अपनी ससुराल आ गई। उसे अपनी मौसी के जाने का बहुत गम था, लेकिन जैसे उसका गम समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मोहन तो हमेशा काम की धुन में लगा रहता और अनुपमा जी शीतल की सास भी पैसों की कम लालची नहीं थी। वह भी हमेशा सिर्फ पैसे पैसे करती रहती। उसे शीतल के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह घर में 1 मिनट नहीं रुकती। पूरे दिन मोहल्ले में अपने बेटे के गुणगान करती फिरती। शीतल यह सब देखकर बहुत दुखी रहती थी, लेकिन मौसी के जाने के बाद तो जैसे वह टूट गई थी। फिर उसने अपने आप को संभाला। एक दिन अचानक शीतल को चक्कर आ गए और वह गिर गई। जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि शीतल मां बनने वाली है। यह सुनकर शीतल की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन जैसे शीतल को मोहन और अपनी सास से उम्मीद थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोहन ने बस अपना ख्याल रखना, इतना कहकर वापस अपने काम में बिजी हो गया। वहीं उसकी सास भी उसका खास ख्याल नहीं रखती थी। यह देखकर शीतल बहुत दुखी हो जाती। फिर अपने बच्चे के बारे में सोचकर मुस्कुरा उठती और मन ही मन कहती कि मैं हूं ना अपने बच्चों की माँ। मैं अपने बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और शीतल एक बेटे की माँ बन गई। लेकिन मोहन की आदत में अभी कोई बदलाव नहीं था। वह तो पहले से भी ज़्यादा अपने काम में लगा रहता। दिनों दिन उसके ऊपर पैसों का जुनून सवार जो रहता। लेकिन अब शीतल सब कुछ भूलकर अपने बेटे में बिजी रहने लगी और उसके साथ ही खुश रहने लगी। इसी तरह शीतल और मोहन की शादी को 6 साल गुजर गए। इसी बीच शीतल एक बेटी की भी मां बन गई। 6 साल में मोहन ने अपने काम में काफ़ी तरक्की कर ली थी और अपने काम के सिलसिले में ही वह अक्सर आउट ऑफ टाउन रहता था और लगभग 2-3 महीने में लौटता था। उस पर शीतल या अपने बच्चों के होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह तो सिर्फ पैसा पैसा पैसा, हमेशा पैसा कमाना चाहता था। लेकिन कुछ दिनों से मोहन के ना तो कॉल आई और ना ही कोई खोज खबर। जब काफ़ी दिन बीत जाने पर भी मोहन ने कोई कॉल नहीं किया तो शीतल बहुत परेशान हो गई। वह कभी मोहन को आगे से कॉल नहीं करती थी, क्योंकि मोहन ने मना कर रखा था। मोहन ने कह रखा था कि वह ही आगे से कॉल कर लिया करेगा, आगे से उसे कॉल कर डिस्टर्ब ना करे। जब शीतल पर नहीं रहा गया किसी अनहोनी की आशंका में, उसी दिन रात को मोहन की चिंता सताई जा रही थी। तो एक दिन शीतल ने ही उसे कॉल किया तो मोहन ने अभी मीटिंग में बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ कहकर कॉल काट दिया। जब भी शीतल मोहन को कॉल करती तो मोहन कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। शीतल उसके बहाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वह मोहन की आदत को शुरू से जानती थी। लेकिन धीरे धीरे 7 महीने होने को आए, लेकिन मोहन अब ना कभी आगे से कॉल करता और ना ही वह अपने परिवार से मिलने आया था। जब भी शीतल उसे कॉल करती तो वह मुश्किल से 1-2 बातें करके काट देता या कॉल उठाता ही नहीं था। कभी कभी आगे से कॉल भी करता तो सिर्फ अपनी माँ को करता था। अपनी माँ से भी थोड़ी बहुत बातें करके कॉल कट कर देता। शीतल अपने बच्चों में ही बिजी रहती, क्योंकि वह जानती थी कि मोहन कैसा है। और शीतल की सास वह तो बस सारे दिन अपने बेटे के ही गुणगान गाती फिरती और शीतल को हमेशा ताने देती रहती।
वह अपने पोते पोतियों का भी कोई ख्याल नहीं रखती थी। वह भी एक नंबर की लालची थी। एक दिन अनुपमा जी ने शीतल को ऐसा कुछ बताया कि जिसे सुनकर शीतल के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिर में उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। अनुपमा जी ने खुश होते हुए शीतल को बताया कि मोहन ने किसी करोड़पति की बेटी से शादी कर ली है और अब 1-2 दिन में उसे लेकर आ रहा है। यह सुनकर शीतल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह तो उसे पता था कि उसकी सास पैसों के लिए लालची है, उसे सिर्फ पैसे चाहिए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मोहन पैसे कमाने की धुन में इतना नीचे गिर सकता है कि एक बार भी अपने बच्चे और बीवी के बारे में नहीं सोचेगा और पैसे के लिए किसी करोड़पति की बेटी से शादी भी कर लेगा। यह खबर सुनने के बाद तो शीतल की जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी उसका मन करता है कि वह जहर खाकर रेल के नीचे कटकर या फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दे। फिर उसने सोचा कि उसके मरने जीने से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ेगा तो उसके बच्चों को, क्योंकि उसके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होगा। यह सोचकर उसने अपने आप को संभाला। उसे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो अपने बेटे की दूसरी शादी की खबर सुनकर गुस्सा होने की बजाय यह सोचकर खुश थी कि उसके बेटे ने एक करोड़पति की बेटी से शादी की है। यह खबर सुनने के बाद तो उसकी सास का व्यवहार अपने पोते पोतियों और शीतल के प्रति और भी कठोर हो गया था। वह बेवजह उन्हें ताने देती रहती, उन्हें सुनाया करती, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि शीतल और उसके बच्चे अब इस घर में एक तरह से बोझ है। वह चाहती थी कि वे लोग कहीं निकलकर चले जाए, जिससे वह अपने बेटे और एक नई करोड़पति बहू के साथ खुशी खुशी रह सके। शीतल ने कई बार मोहन के पास फ़ोन किया, लेकिन मोहन ने उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया। तो शीतल ने फिर मोहन के पास फ़ोन किया तो थक हार कर मोहन ने फ़ोन उठाया और गुस्से में बोला, क्या है और क्यों बार बार मुझे फ़ोन कर परेशान कर रही हो? मोहन जी, माँ जी कह रही थी कि तुमने किसी करोड़पति की बेटी से शादी कर ली है। मोहन, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपने बच्चों और मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मोहन, माँ जी झूठ बोल रही है ना? मोहन जी, बोलो ना, कुछ तो बोलो। यह सुनकर मोहन गुस्से में बोला, शीतल माँ जो कह रही है वह सच कह रही है। और एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, अगर तुमने इस मामले में कुछ भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। यह कहकर मोहन ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। यह सुनकर शीतल वही ज़मीन पर बैठ गई और अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगी। तभी उसकी सास की आवाज़ आई कि अरे ओ डायन, शाम का खाना नहीं बनाना क्या? और बनाएगी क्या? सब्जी तो है ही नहीं, जाकर बाजार से सब्जी लिया। अपनी सास की आवाज़ सुनकर शीतल ने अपने आंसू पोंछे और बाजार से सब्जी लेने चली गई। शीतल आज सारे रास्ते में बस मोहन के बारे में सोचती रही। मोहन के कहे शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मोहन उसके साथ ऐसा कर सकता है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसा आज इंद्रदेव रुष्ट हो और अपना सारा कोप निकालना चाहते हो। बरसात आने की आशंका में सभी लोग अपना काम जल्दी जल्दी समेटकर अपने घर पहुंचना चाहते थे। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन चारों तरफ अंधेरा छा गया। सभी लोग अपनी दुकानें बंद कर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सबको अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन सड़क के बीचों बीच चल रही शीतल इन सब का जैसे कोई असर ही नहीं था। वह अपने ख्यालों में खोई सड़क के बीचों बीच चल रही थी।
उसके अंदर बवंडर मचा हुआ था। उसकी जिंदगी में आए तूफान की वजह से जैसे उसका सारा दर्द आंखों की मदद से बाहर बरस जाना चाहता हो। वह चलते चलते एक गार्डन में आ गई और वहाँ की एक बेंच पर बैठ गई। बरसात शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज इंद्रदेव अपना सारा गुस्सा निकाल रहे हो। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे शीतल पर इन सब का कोई फर्क नहीं था। वह बेंच पर बैठी अपने ख्यालों पर खोई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लगातार 2-3 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने के बाद इंद्रदेव का गुस्सा शांत हो चुका था। बारिश बंद हो चुकी थी और रात का अंधेरा भी गहराने लगा था, लेकिन शीतल इन सब से बेखबर वहाँ बैठी रही। तभी एक और कांस्टेबल वहाँ आया और उसे देखकर बोला, हे लड़की। लेकिन शीतल ने तो जैसे उसकी आवाज़ नहीं सुनी हो। तब कांस्टेबल ने अपने हाथ में लिया डंडा जोर से बेंच के कोने में दे मारा, जिसकी आवाज़ से शीतल अपने ख्यालों से बाहर आई। तब कांस्टेबल बोला, ए लड़की, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? रात होने वाली है और इस समय यहाँ तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। तुम अपने घर जाओ। यह सुनकर शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया, मात्र हाँ करने के अंदाज से अपना सिर हिला दिया और वहाँ से उठकर चली आई। जैसे ही उसने हॉल में प्रवेश किया कि अनुपमा जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कहाँ थी महारानी? इतनी देर से सब्जी लेने गई थी आसमान से तारे जो अब आ रही हो, और कहाँ है सब्जी? लगता है महारानी सब्जी का बहाना बनाकर कहीं घूमने गई हो, उसकी सास ने गुस्से में कहा। लेकिन शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया। तब अनुपमा जी बोली, अब बुत बनी खड़ी ही रहोगी या जाकर अपने कपड़े बदलकर रात के खाने की तैयारी करोगी? लेकिन शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में आ गई। अनुपमा जी बड़बड़ाते हुए हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। शीतल ने कमरे में पहुंचकर अपने गीले कपड़े बदलकर और तैयार होकर नीचे आ गई। उसे देखकर उसकी सास का बड़बड़ाना फिर चालू हो गया। 9 साल का कन्हैया और 6 साल की पिंकी मम्मा मम्मा करते हुए शीतल से आकर लिपट गए। उन्हें देखकर शीतल ने उनके सिर पर हाथ फेरा। तब पिंकी तोतली आवाज़ में बोली, मम्मा आप आ गई? तब कन्हैया बोला, हाँ मम्मा, आप कहाँ थी? पिंकी आपको बहुत याद कर रही थी। हमें भूख भी लगी हुई है, लेकिन दादी ने हमें कुछ खाने को नहीं दिया। कन्हैया मासूमियत से बोला। यह सुनकर शीतल ने दोनों को गले से लगा लिया और फिर किचन में जाकर वहाँ से कुछ नमकीन और बिस्कुट उन दोनों के पास लेकर आई। उनकी प्लेट में कन्हैया को देते हुए बोली, बेटा जाओ अपने कमरे में और जाकर दोनों कुछ खा लो, तब तक मैं तुम सबके लिए खाना बनाती हूँ। यह सुनकर कन्हैया मासूमियत से बोला, जी मम्मा, और बिस्कुट नमकीन की प्लेट हाथ में लेकर और पिंकी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। शीतल रसोई में आकर रात के खाने की तैयारी में लग गई और खाना बनाने के बाद उसने सब लोगों को खाना खिलाया और फिर पिंकी और कन्हैया के लिए खाना उनके कमरे में ले गई। दोनों को खाना खिलाने के बाद शीतल ने प्यार से उन्हें सुला दिया। कुछ देर बाद दोनों नींद में सो चुके थे। तब शीतल उनके बगल में लेट गई। उसे भूख नहीं लगी थी। भूख लगती भी तो कैसे, जब उनकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा था। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक पास सो रही बेटी ने पानी मांगा। बेटी की आवाज़ सुनकर शीतल ने उठकर अपने बेटे को पानी पिलाकर सुला दिया और वापस लेट गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। फिर वह सोचने लगी कि मुझे जीना होगा, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए। यह सोचकर उसने अपने बच्चों को अपने सीने से चिपका लिया और रोने लग गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। आज मोहन अपनी नई पत्नी को लेकर घर आने वाला था। उसकी सास ने दुल्हन की तरह पूरे घर को सजा दिया और मोहन की कमरे में से शीतल का सारा सामान निकालकर
बाहर पटक दिया और गुस्से में बोली, जहाँ रखना है वहाँ रखो या कहीं चली जाओ, खबरदार। जो अब इस कमरे में की तरफ देखा भी तो, और उसने मोहन के कमरे की साफ सफाई कर नई बहू के लिए अच्छे से सजा दिया। शीतल ने रोते हुए अपने सामान को उठाया और अपने बच्चों के कमरे में लाकर रख दिया। उसका दिल बैठा जा रहा था। तब उसकी सास की आवाज़ आई, अरे ओ डायन सुन, जब मेरी बहू आए ना तो कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना तुझे चोटी से पकड़कर बाहर निकाल दूंगी। और हाँ, उसकी अच्छे से आरती उतार कर खातिरदारी करना, समझी तुम। यह कहकर वह चली गई। अपनी सास की बातें सुनकर शीतल रोते हुए भगवान को कोसने लगी कि हे भगवान, आपने मुझे ऐसा दिन क्यों दिखाया। ऐसा दिन दिखाने से अच्छा था कि मुझे अपने पास ही बुला लेते। आज अपने ही हाथों से अपनी सौतन की आरती कैसे उतार लूँगी मैं। यह कहकर वह रोने लग गई। अचानक उसे बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर शीतल की समझ में आ गया कि मोहन उसकी सौतन को लेकर आ गया। तभी उसे अनुपमा जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे ओ शीतल, कहाँ मर गई? जल्दी से आरती की थाली लेकर आ, मेरे बेटे बहू आ गए हैं, जल्दी आ। अपनी सास की आवाज़ सुनकर ना चाहते हुए भी शीतल को आरती की थाली लेकर दरवाजे की तरफ जाना पड़ा। दरवाजे पर मोहन अपनी नई पत्नी के साथ खड़ा था। यह सब देखकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला। मोहन जी की नज़र भी शीतल पर पड़ी, लेकिन वह शीतल से नज़रें चुराने लगा। तब अनुपमा जी बोली, अब खड़ी खड़ी हमें घूरती रहोगी या कुछ करोगी भी? जल्दी से मेरे बेटे बहू की आरती उतार। अपनी सास की आवाज़ सुनकर शीतल का मन किया वह आरती का थाल फेंक दे और चिल्ला चिल्ला कर सबसे हिसाब मांगे कि उन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई नहीं था जहां वह जाती। अपने बच्चों के बारे में सोचकर मजबूरी में उसने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि अगर वह अकेली होती तो कहीं चली जाती या फिर कहीं जाकर खुदकुशी कर लेती। लेकिन अब उसके ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, जिनका शायद उसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। शीतल ने कांपते हाथों से अपने पति और अपनी सौतन लीना की आरती उतारी। लीना देखने में शीतल के बिल्कुल विपरीत थी, यानी जहाँ शीतल देखने में कोई सुरग सी अप्सरा लगती थी, वहाँ लीना देखने में दुबली पतली सी। उसके नैन नक्श भी अच्छे नहीं थे। उसे और मोहन को देखकर कोई भी कह सकता था कि मोहन ने सिर्फ इससे पैसों के लिए शादी की है, क्योंकि लीना करोड़पति बाप की बेटी जो थी। आरती उतारने के बाद शीतल जल्दी से आरती का थाल लेकर आई और वापस उसे रखकर स्टोर रूम में जाकर रोने लगी। अभी तक उसके रोने की जगह यही थी, क्योंकि अब उसका कमरा तो लीना का हो चुका था और अपने बच्चों के कमरे में जाकर वह उन्हें और दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। जी भर के रोने के बाद उसने अपने आप को संभाला और बाहर आई। उसने अपने हाथों से अपनी सास के कहने पर उसने मोहन और लीना की सुहाग सेज को सजाया। शायद यह वह समय था जो कोई भी औरत अपनी ज़िंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और यह सब कुछ शीतल से भी सहन नहीं हो रहा था। लेकिन वह करती भी तो क्या करती। शीतल को ऐसा लग रहा था जैसे वह लीना की सुहाग सेज नहीं, अपने लिए अर्थी सजा रही हो। अनुपमा जी तो अब बस लीना के आगे पीछे रहती। वह इस कोशिश में लगी रहती कि लीना को किसी तरह कोई परेशानी ना हो। आखिर वह लीना की चापलूसी करे ना तो और क्या करे, क्योंकि लीना साथ में ढेर सारा दहेज लाई थी, और वहीं लीना अपने बाप की इकलौती औलाद थी, जिससे शीतल की सास को यह उम्मीद थी कि उसके बाप की सारी जायदाद उसके बेटे की रहेगी। यह बात बात पर शीतल को ताने देती। शीतल को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसका मन करता कि वह अपनी सास को कुछ सुना दे, लेकिन शायद यह सब कुछ बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। वह ना चाहते हुए भी मजबूरी में सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। आज लीना की मुंह दिखाई थी। अनुपमा जी ने आसपास की औरतों को बुलाया था। अनुपमा जी के कहने पर शीतल ने ही लीना को दुल्हन की तरह सजाकर बाहर औरतों के बीच लाकर बिठाया। सब औरतें शीतल को देखकर, लीना को देखकर मोहल्ले की औरतें आपस में कुछ बातें करने लगी। अनुपमा जी लीना के गुणगान करती हुई नहीं थक रही थी। कह रही थी, मेरे मोहन ने तो लाखों में एक बहू ढूंढी है। पता नहीं पहले किसकी बुरी नज़र हमारे घर को लग गई थी, जो यह डायन हमारे घर में आ गई थी। वरना हमारे मोहन के लिए तो लीना से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती। वही मोहल्ले की औरत कानाफूसी कर रही थी कि कहाँ अप्सरा जैसी सर्वगुण संपन्न शीतल और कहाँ यह काली कलूटी सी घमंडी सी लड़की लीना। सब औरतें मोहन और अनुपमा को गाली दे रही थी कि वे लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। उन्होंने एक बार भी शीतल और उसके बच्चों के बारे में नहीं सोचा। और वही औरतें शीतल के ऊपर दया दिखा रही थी। कुछ औरतें कह रही थी कि इन सब से तो मर जाना अच्छा है। वही कुछ और कह रही थी, अरे मर जाए तो अच्छा, लेकिन बच्चे भी तो हैं, उन बिचारों को कौन संभालेगा। दादी और पापा को तो रुपयों से मतलब है, उन्हें क्या मतलब कि बच्चे कैसे। सबकी बातें सुनकर शीतल की आंखों से आंसू छलक आए। वह सोचने लगी कि जहां बाहर वाले उसके बारे में इतना सोचते हैं, वहीं उसके अपनों ने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तभी अनुपमा जी रसोई में से मिठाइयाँ लाकर बोली, अरे सब मुँह मीठा करो, मेरी बहू लीना ने अपने हाथों से बनाई है। सब औरतों ने कड़वा सा मुँह बनाया और ना चाहते हुए भी मिठाइयाँ खा ली। तभी लीना गुस्से में उठ खड़ी हुई और बोली, बस अब बहुत हुआ, मुझसे यह सब और नहीं होगा। कपड़े इतना भारी भरकम जेवर और नहीं सहन होता। अनुपमा जी बड़बड़ाते हुए बोली, अरे आज की परेशानी है बेटी, इसके बाद तुम जो चाहो वह पहनना भी, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे कपड़े पहन लेना। यह सुनकर शीतल को इतना तेज गुस्सा आया, उसका मन किया कि वह बाल पकड़कर अपनी सास का सिर दीवार पर दे मारे और उससे पूछे कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आज जहां उसकी सौतन से कुछ भी पहनने के बारे में कह रही है, वही अगर गलती से शीतल के सिर पर दुपट्टा थोड़ा सा भी खिसक जाता, वह शीतल पर तानों और गालियों की बौछार कर देती। और आज उसके हाथ की बनी मिठाइयों को लीना के हाथ की मिठाइयाँ बताकर मोहल्ले की औरतों को खिला दी। हद है, लेकिन वह जहर का घूंट पीकर रह गई। लीना से उसकी सास ने कहा, लेकिन लीना एक बार भी नहीं सुनी और कहा, मैं इन सब को नहीं मानती और मैं यहाँ किसी गुड़िया की तरह बैठी रहो और तुम सब लोग यहाँ मेरा तमाशा देखो। समझ क्या रखा है तुमने मुझे, जाओ यहाँ से। यह सुनकर मोहल्ले की औरतें बोली, कुछ भी कहो मोहन की माँ, लेकिन यह लड़की शीतल बहू की बराबरी नहीं कर सकती। कहाँ देवी जैसी शीतल बहू और कहाँ यह सुनकर लीना गुस्से में बोली, तुम जाते हो या नहीं। तब मोहल्ले की औरतें बोली, अरे हमारा मन थोड़ी था यहाँ आने का, तुम्हारी सास ही जबरदस्ती बुला कर लाई थी हमें, और हमारा क्या दिमाग खराब है जो अब और यहाँ रुक कर अपनी बेइज्जती करवा दे। यह कहकर वे लीना और उसकी सास को गाली देते हुए घर से बाहर निकल गई। अनुपमा जी ने सारा गुस्सा शीतल पर निकाला और लीना से कुछ नहीं कहा। लीना अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, वह इकलौती थी, इसीलिए मोहन ने पैसों के लिए उससे शादी की थी। लीना इतने छोटे कपड़े पहनती थी कि शीतल को देखकर शर्म आ जाती।
और अनुपमा जी उसकी तारीफ करते ना थकती। रोज रोज क्लब जाना, नाइट पार्टी करके वापस आना, शराब पीना, दोस्तों के साथ घूमना, यही सब लीना की दिनचर्या थी। लेकिन अनुपमा जी चाहते हुए भी उससे कुछ नहीं कहती। लीना को देखकर शीतल से उसके बच्चे पूछते, मम्मा ये नई आंटी कौन है? तो शीतल कहती, कोई नहीं बेटा, तुम उससे दूर ही रहा करो। मोहन को तो अपने पैसे कमाने की धुन से ही फुर्सत नहीं थी। उसे तो अब पैसों का इतना घमंड आ गया था कि वह अब अपने सामने किसी और को कुछ समझता नहीं था। वह शीतल की तरफ तो भूल कर भी नहीं देखता, ना ही उसे लीना से मतलब था। उसे तो सिर्फ लीना की जायदाद से मतलब था, जो शायद लीना से शादी करके उसकी होने वाली थी। वही अनुपमा जी सारा दिन लीना के गुणगान और उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती। तब मोहल्ले की कुछ औरतें तो उसके मुंह पर ही शीतल की तारीफ कर देती, तो कुछ पीठ पीछे करती। यह सुनकर अनुपमा जी उनसे झगड़ा कर शीतल को गाली देते हुए घर वापस आ जाती। शीतल के कहने पर शीतल के बच्चे भी लीना से दूर रहते। वे हमेशा अपने कमरे में बंद रहते। लेकिन उन मासूम बच्चों के दिमाग पर भी अब अपने पापा के बदले हुए रूप ने काफ़ी ठेस पहुंचाई थी। शीतल उनको समझाती। जब वे पूछते, मम्मी पापा उस आंटी को अपने साथ क्यों लेकर आए हैं, और आंटी आपको कितना कुछ कहती है, लेकिन आप कुछ कहती क्यों नहीं? ना ही पापा उससे कुछ कहती है। दादी भी बात बात पर आपको डांट देती है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं होती, और पापा भी कुछ नहीं कहते हैं। और मम्मी पापा भी हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। वह हमसे भी बहुत कम बातें करती हैं। मम्मा आंटी बेवजह हमें भी डांट देती हैं। तब शीतल कहती, नहीं बेटा, तुम इन सब पर ध्यान मत दो। तुम अभी बच्चे हो, कुछ नहीं समझोगे। और हाँ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह कहकर वह अपने बच्चों को गले लगा लेती। एक दिन शीतल रसोई में काम कर रही थी। अनुपमा जी अपने कमरे में थी। मोहन ऑफिस गया हुआ था और लीना वह भी घर में नहीं थी। तभी पिंकी फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल कर लाई और अपने भैया से कहने लगी कि भैया देखो, मैं आइसक्रीम लेकर आई, चलो अब हम आइसक्रीम खाते हैं। तब कन्हैया ने कहा, पिंकी तुम्हारी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, तुम्हें हमेशा जुकाम रहता है और ऊपर से तुम आइसक्रीम खाने की जिद कर रही हो। छोड़ो यह आइसक्रीम, तुम यह नहीं खाओगी। यह सुनकर पिंकी जिद करते हुए बोली, नहीं भैया, मुझे आइसक्रीम खाना है, प्लीज़ मुझे खाने दो। ठीक है, लेकिन इतनी सारी नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी सी निकाल कर दे देता हूँ, समझी तुम? पिंकी सारी आइसक्रीम उससे छीनकर भागते हुए बोली, नहीं भैया, मुझे पूरी खानी है। उधर कन्हैया उसके पीछे भाग रहा था कि पिंकी रुको, मम्मा ने मना किया है ना, तुम्हें कोई भी ठंडी चीज़ खाने के लिए। तुम्हारी तबीयत अक्सर खराब रहती है और तुम आइसक्रीम खाने की जिद कर रही हो। बच्चों की आवाज़ सुनकर शीतल रसोई में सोच रही थी कि हो सकता है दोनों बच्चे खेल रहे हैं। तभी भागती हुई पिंकी आइसक्रीम लिए बाहर से अंदर हॉल में आती हुई लीना से टकरा गई। लीना से टकराने की वजह से सारी आइसक्रीम लीना के कपड़ों पर गिर गई, जिससे लीना के कपड़े खराब हो गए। यह देखकर पिंकी काफ़ी डर गई और डरते हुए लीना को देखते हुए बोली, सॉरी आंटी, मैं। यह सुनकर लीना गुस्से में बोली, दिखाई नहीं देता, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। यह कहकर उसने एक थप्पड़ पिंकी को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, वैसे ही उसका हाथ कन्हैया ने पकड़ लिया और बोला, नहीं आंटी, मेरी बहन को मत मारो, उससे गलती से आइसक्रीम आपके कपड़ों पर गिर गई है।
उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। यह सुनकर लीना को और गुस्सा आ गया और उसने बाल पकड़कर एक जोरदार धक्का कन्हैया को दे दिया और पिंकी के बाल पकड़कर खींचते हुए बोली, तुम्हें अभी मज़ा चखाती हूँ, मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। यह कहकर वह फिर पिंकी को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, उसका हाथ शीतल ने पकड़ा और गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए और पिंकी को उसके चंगुल से छुड़ाकर कन्हैया को खड़ा करते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की हिम्मत की। यह सुनकर लीना गुस्से में बोली, इन्होंने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। तुम्हें पता है यह मेरी कितनी महंगी ड्रेस थी? तुम जैसी भिखारिन इतनी महंगी ड्रेस की कीमत क्या समझोगे? लीना गुस्से में बोली। यह सुनकर शीतल गुस्से में बोली, उनसे यह सब गलती से हुआ है और मेरे बच्चों ने अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांग ली, फिर भी तुमने उन्हें मारने की हिम्मत की। हाँ मारूंगी, पता नहीं किस नाली के गंदे कीड़े हैं, पता नहीं मोहन का नाम हो रहा है और किस हरामी का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है। लीना का इतना कहना था कि एक जोरदार तमाचा लीना के गाल पर पड़ा। तमाचा मारने के बाद शीतल बोली, खबरदार, आज तक मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, तुमने जो कहा मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हारी जबान खींच लूँगी अगर तुमने कुछ और बोला तो। यह कहकर जैसे ही उसने शीतल को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, अचानक मोहन ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, क्या कर रही हो लीना? तुम शीतल पर हाथ कैसे उठा सकती हो? और माँ, तुमने शीतल के बाल क्यों पकड़ रखे हैं? छोड़ो उन्हें। डार्लिंग, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मुझे तमाचा मारा है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगी। यह कहकर वह फिर शीतल को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मोहन ने उसे पकड़ लिया। तब अनुपमा बोली, बेटा, इस डायन ने तो हमारा रहना मुश्किल कर दिया है और आज तो इसने लीना पर भी हाथ उठा दिया। अब यह इस घर में नहीं रहेगी। कहो बेटा इसे कि ये अब इस घर को छोड़कर चली जाए। मोहन कुछ बोलता उससे पहले ही शीतल गुस्से में बोल उठी, यह क्या बोलेगा? मैं खुद ही अब इस घर में नहीं रहना चाहती। बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अपने बच्चों की खातिर इस घर में रहना स्वीकार किया था। तुम सबके अत्याचार सहन किए, तुम सब ने जैसा चाहा वैसा मेरे साथ व्यवहार किया, लेकिन मैं चुप रही अपने बच्चों की खातिर। लेकिन आज इस चुड़ैल ने मेरे बच्चों के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है। अब तो मैं ही इस घर में नहीं रहूँगी। शीतल के सब्र का बांध अब टूट चुका था और अब उसके दिमाग में एक तूफान उठ रहा था। तब मोहन बोला, लेकिन शीतल तुम। तब शीतल गुस्से में बोली, आप तो रहने दीजिए, आप क्या ही बोलेंगे? आप तो खुद ही अपनी नज़रों में इतने गिरे हुए हैं कि आप चाहकर भी अपनी नज़रों में नहीं उठ सकते। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए कि तुम इतने नीच और घटिया इंसान हो जो सिर्फ रुपयों से प्यार करते हैं, जिसने रुपयों के लिए अपने बीवी और बच्चों की तरफ एक बार भी नहीं देखा। शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया था। तुम्हारा तो ज़मीर न जाने कब का मर चुका है। मुझे तो कल अपने बच्चों को यह बताते हुए भी शर्म आएगी कि तुम जैसा नीच और घटिया इंसान उनका पिता है, और तुम के कहने का हक तो उसी वक्त हो चुके थे जब तुमने मेरी मांग का सिंदूर किसी और की मांग में भरा।
शीतल की बात सुनकर मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अनुपमा जी बोली, खबरदार, जो अब एक लफ्ज और निकाला तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। यह सुनकर शीतल गुस्से में बोली, आज तक आपने सिर्फ मेरी सहन शक्ति देखी है, मेरा गुस्सा नहीं। तुम सबको लगता है ना कि मैं तुम सबके चुपचाप अत्याचार बर्दाश्त करती रहूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। तो मैंने चुपचाप तुम सबके अत्याचार बर्दाश्त किए, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का जुर्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, क्या कहा आपने कि मेरी जबान खींच लोगी? अगर हिम्मत है तो एक बार फिर मेरे ऊपर हाथ उठाकर बताओ। आज मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी कौन लगती हो। एक सास का हक तो तुम पहले ही खो चुकी हो। आज तक मैं चुप रही तो सिर्फ अपने पापा द्वारा दिए गए संस्कारों की वजह से, लेकिन अब नहीं। अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। और हाँ, तुम क्या इस घर से मुझे निकालोगी? मैं खुद ही यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। शीतल गुस्से में बोली। तब लीना बोली, बंद कर अपनी यह बकवास। और हाँ, तुम्हारी यह मनु सूरत आइंदा हमें कभी मत दिखाना। इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। यह सुनकर शीतल गुस्से में बोली, तुम कौन होती हो डायन, मुझे इस घर से निकालने वाली? अरे तुम तो खुद ही घटिया और बेशरम लड़की हो। तुम जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी, जो एक शादीशुदा और बच्चेदार आदमी को अपने जाल में फंसाकर उसकी ही बीवी बन बैठी। यह सुनकर लीना यूं कहते हुए गुस्से में चिल्लाती हुई फिर शीतल को मारने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन इस बार शीतल ने बिना देर किए 2 तमाचे लीना के गाल पर जड़ दिए, जिससे लीना गिरते गिरते बची। शीतल ने तमाचे इतनी फुर्ती से लगाए थे कि मोहन और अनुपमा जी सिर्फ देखते ही रह गए। आज शीतल के अंदर दबा सारा गुस्सा लावा बनकर बाहर निकल रहा था। लीना ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और शीतल की तरफ बढ़ी तो शीतल ने अब उसके बाल पकड़कर दूर धक्का दे दिया। यह देखकर अनुपमा जी शीतल को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन शीतल की आंखों में गुस्सा देखकर अपनी बेइज्जती ना हो जाए इस डर से उसने अपने कदम पीछे खींच लिए और शीतल को भला बुरा कहने लगी। मोहन, जो काफ़ी देर से यह सब कुछ होता हुआ देख रहा था, वह गुस्से में बोला, बहुत हुआ शीतल, अब तो तुमने हद की सीमाएं पार कर दी। यह सुनकर शीतल गुस्से में बोली, तुम्हारे मुंह से यह सब कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। हद की सीमा तो आपने पार की थी, मैंने नहीं, मिस्टर मोहन राठौर। यह कहकर शीतल अपने बच्चों को लेकर कमरे में आई और अपना सामान पैक कर सामान लिए घर से बाहर जाने लगी। तो मोहन बोला, देखो शीतल, तुमने जो कुछ किया है वह गलत किया है। तुम अभी लीना से माफ़ी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर शीतल मोहन की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। यह कहने के सिवा और आप कर भी क्या सकते हैं? अब तो आप खुद ही किसी अमीर गुड़िया के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। तब मोहन बोला, देखो शीतल, यह बहस करने का समय नहीं है। तुम बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी? और रात भी होने वाली है। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इन बच्चों की माँ जिंदा है। शीतल, यह बच्चे मेरे अपने भी हैं। यह सुनकर शीतल गुस्से में बोली, अपने थे, अपने हैं नहीं। और बच्चों की चिंता करने का हक आप बहुत पहले खो चुके हैं। आपका अब मेरे बच्चों पर कोई हक नहीं है, समझे आप? यह कहकर वह घर से बाहर निकलने लगी तो अनुपमा जी बोली, अरे बेटा, जाने दो इस मनहूस को। इसके जाने से हमारे घर से एक मनहूस साया तो दूर होगा। देखना, कुछ ही दिनों में अकल ठिकाने आ जाएगी और हमारा क्या, कहीं भी जाए या किसी कुआं कोटी में गिरे या किसी रेल की पटरी के नीचे कटकर मरे, हमसे तो पीछा छूटेगा इसका।
यह सुनकर शीतल गुस्से में अपनी सास की तरफ देखकर बोली, मैं थूकती हूँ इस घर की दहलीज पर जहाँ सिर्फ इंसान के नाम पर हैवान रहते हैं। यह कहकर वह अपने बच्चों का हाथ पकड़कर घर से निकल गई। शीतल अपना ससुराल छोड़कर और अपने बच्चों को लेकर घर से तो आ गई, लेकिन उसे यह चिंता सता रही थी कि आखिर में अब वह कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके मायके में तो ऐसा कोई नहीं था जिसके भरोसे वह वहाँ जाती। खुद उसके मायके वालों ने ही उसके साथ कितना कुछ किया, यह सोचकर ही शीतल की आंखों में आंसू आ जाते और वह तिलमिला उठती। वह बच्चों को लेकर मंदिर में बैठी रही। फिर उसे समझ आया कि क्यों ना मैं अपनी मौसी जी के घर चली जाऊं। फिर उसने जो उसके पास थोड़े बहुत रुपए थे उनसे टैक्सी किराए पर की और अपनी मौसी जी के बंगले पर पहुंच गई। मौसी जी की मौत के बाद बंगले का ताला लगा हुआ था और एक चौकीदार बंगले के मेन गेट पर बैठा हुआ था। चौकीदार ने शीतल को पहचान लिया और बोला, शीतल बिटिया, आप और इस वक्त काका, मुझे लंदन में भैया और भाभी से बात करनी है। बिटिया, इस वक्त तो उन लोगों को टाइम नहीं होगा। ऐसा करो, तुम मेरे कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था कर देता हूँ और आज रात मेरी ड्यूटी यहीं गेट पर है। सुबह मैं तुम्हारी उनसे बात करवा दूंगा। चौकीदार की बात सुनकर शीतल जी काका कहकर उसके कमरे में चली गई और वहां जाकर हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आ गई। तब तक चौकीदार काका हाथ में कुछ खाने का सामान लेकर आए और बोले, बिटिया लो, खाना खा लो और खाना खाकर अंदर से गेट बंद करके बच्चों के साथ आराम से सो जाना। यह कहकर चौकीदार चले गए। शीतल ने अपने बच्चों को खाना खिलाया और थोड़ा बहुत खाकर सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो चौकीदार काका उसके पास आए और बोले, लो बिटिया, मालिक से बात कर लो। यह सुनकर शीतल ने फ़ोन ले लिया और कान पर लगाया। उधर से मौसी जी के लड़के की आवाज़ थी। वह बोला, शीतल तुम कब आई, कैसी हो तुम? और काका ने बताया कि तुम बच्चों को लेकर और सामान को लेकर आई हो, सब कुछ ठीक तो है ना? यह सुनना था कि शीतल तो रो पड़ी। तब उसके भैया प्यार से बोले, शीतल पहले आप अपने आप को शांत करो और बताओ कि क्या बात है। यह सुनकर शीतल ने अपने आंसू पोंछे और सारी बात अपने भैया को बता दी। यह सुनकर उसके भैया बोले, तुम चिंता मत करो शीतल, उस मोहन को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा। नहीं भैया, अब मैं उन सब के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। मैं बस अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो। ऐसा करो, तुम बंगले की चाबी काका के पास है, वह बंगला खोल देगा, तुम आराम से वहाँ रहो। मैं तुम्हें हर महीने खर्च के लिए पैसे भेज दिया करूँगा। नहीं भैया, आपने मुझे रहने के लिए स्थान दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अब खुद कुछ करना चाहती हूँ, अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अरे पगली, कैसी बातें करती हो? वह तुम्हारा ही घर है और तुम मेरी बहन हो और मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और माँ ने अपने जाने से पहले हमसे कई बार कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हम तुम्हारा हमेशा ख्याल रखें। जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी हम तुम्हारा खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। शीतल, तुम मेरी इकलौती बहन हो। रिश्ते में तो मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ और तुमसे सिर्फ मैं 5 साल बड़ा हूँ, इसीलिए तुम मुझे भैया ही कहो। और मैं अपनी जान से ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, समझी तुम? भैया, आपने मुझे अपनी सगी बहन से ज़्यादा प्यार किया है और अब इस घर में रहने के लिए जगह दी है, यह मेरे लिए बहुत है। पर भैया, अब मैं अपनी मेहनत का कमा कर खाना चाहती हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर वैसे अपना ख्याल रखना और हाँ, बेझिझक अगर किसी भी चीज़ की कमी हो तो मुझे बता देना। तभी शीतल की भाभी ने फ़ोन ले लिया
और बोली, शीतल तुम चिंता मत करना, और हाँ, अपना और बच्चों का ख्याल अच्छे से रखना। अब ठीक है, हमें भी कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। यह कहकर उन लोगों ने फ़ोन काट दिया। फिर काका बोले, शीतल बिटिया, मैं अभी बंगले को खुलवा कर उसकी अच्छे से साफ सफाई करवा देता हूँ, फिर तुम उसमें आराम से रहना। काका की बात सुनकर शीतल ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। चौकीदार काका वहाँ से चले गए। शीतल की आंखों में आंसू भर आए कि जहाँ उसके सगे घर वाले, उसके खुद के पति, किसी ने उसका दर्द नहीं समझा था, उसकी मौसी के लड़के ने उसका दर्द समझा है। वह मन ही मन अपने भैया भाभी को दुआ देने लगी कि अगर उन लोगों के नहीं उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी होती तो वह अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाती। काका ने बंगले का ताला खोलकर उसकी अच्छे से सफाई करवा दी। शीतल ने बंगले में एक कमरे में अच्छे से सारा सामान जमाया। तब तक काका रसोई का कुछ जरूरी सामान लेकर आए और बोले, लो बिटिया, साहब ने कहा है कि तुम्हें सारा सामान उपलब्ध करवा दे। यह कहकर वह सामान रखकर चला गया। शीतल ने नहा धोकर अपने बच्चों को नहलाया और नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद उसके बच्चे तो खेलने में बिजी हो गए, लेकिन शीतल सोचने लगी कि अब आखिर में वह यहाँ आ गई है, लेकिन अब वह क्या करेगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शीतल को रहने का ठिकाना तो मिल गया था, लेकिन अब उसे काम की चिंता थी। इसीलिए काम की तलाश में वह अपनी जान पहचान के जो अगल बगल में लोग रहते थे उनके यहाँ काम मांगने गई। तभी एक पड़ोस में रहने वाली आंटी ने शीतल को बताया कि उसकी बेटी किसी कंपनी में काम करती है, महीने के 16,000 मिलते हैं, अगर तुम चाहो तो उससे बात करो। यह सुनकर शीतल खुश होते हुए बोली, जी आंटी, आप जरूर बात करना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शाम को वह आंटी अपनी बेटी रोमा के साथ शीतल के पास आई और बोली कि रोमा ने फ़ोन पर अपने बॉस से बात कर ली है, तुम सुबह ही उसके साथ इसके ऑफिस चले जाना। यह सुनकर रोमा शीतल का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, तुम चिंता मत करना शीतल, तुम मेरे साथ चलना, सैलरी भी ठीक है। ये सुनकर शीतल बोली, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है मुझ पर, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इसमें एहसान की क्या बात है। कुछ देर दोनों ने बातें की, फिर रोमा अपनी माँ के साथ वापस अपने घर चली गई। शीतल भी अब खुश थी कि उसे चलो काम तो मिल ही जाएगा। वही उसे चिंता सता रही थी कि अगर किसी कारणवश उसे काम नहीं मिला तो क्या होगा। दूसरे दिन शीतल रोमा के साथ उसके ऑफिस चली गई। रोमा के साथ शीतल को देखकर ऑफिस के सभी लोग शीतल की तरफ घूर घूर कर देखने लगे। रोमा शीतल को अपने बॉस के ऑफिस में ले गई और बोली, गुड मॉर्निंग सर। उसके बॉस जो उसकी तरफ पीट कर किसी फाइल में नज़र गड़ाए हुए थे, वे उसकी तरफ मुड़ते हुए बोले, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तभी उसकी नज़र शीतल पर पड़ी। शीतल को देखकर वह अपनी सुध बुध खो बैठे, जैसे उसने इतनी सुंदर लड़की अपनी जिंदगी में पहली बार देखी हो। वह शीतल को एकटक देखे ही जा रहे थे। शीतल यह सब देखकर अपने आप से नजरें बचा रही थी। फिर हड़बड़ाकर शीतल बोली, गुड मॉर्निंग सर। शीतल की आवाज़ सुनकर रोमा के बॉस अपने ख्यालों से बाहर आए और बोले, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तब रोमा बोली, सर, कल मैंने आपको फ़ोन पर बताया था ना कि मेरी एक फ्रेंड को जॉब की सख्त ज़रूरत है। यह मेरी फ्रेंड है शीतल और इसे जॉब की सख्त ज़रूरत है। यह सुनकर उसके बॉस बोले, यह समझो इसे जॉब मिल गई। यह सुनकर शीतल को बहुत खुशी हुई। तब उसके बॉस शीतल की तरफ देखते हुए बोले, रोमा, अब तुम जाओ और तुम अपना काम करो, जब तक मैं शीतल को उसका काम समझा देता हूँ। अपने बॉस की बात सुनकर रोमा केबिन से बाहर चली गई। तब बॉस शीतल की तरफ देखते हुए बोले,
आपको जॉब की ज़रूरत है। यह सुनकर शीतल हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ सर, मुझे बहुत ज़रूरत है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यह सुनकर रोमा के बॉस बोले, इसमें एहसान की क्या बात है। और यह कहकर उसने शीतल का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे सहलाते हुए बोले कि यह तो हमारा फर्ज था। तुम अपना फर्ज बखूबी से निभाना और हम अपना, समझी ना मैं क्या कह रहा हूँ। यह सुनकर शीतल अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए बोली, यह क्या कह रहे हो सर आप। और यह कहकर वह जाने लगी तो उसके बॉस ने उसका रास्ता रोककर कहा, देखो शीतल, तुम्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। तुम्हें देखकर ऐसा लगा है कि जैसे मैं कहीं खो सा गया हूँ, पागल हो गया हूँ तुम्हें देखकर। यह कहकर उसने शीतल का हाथ फिर से पकड़ना चाहा, लेकिन शीतल ने अपना हाथ झटककर छुड़ाते हुए वहाँ से जाने लगी तो उसके बॉस ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोले, कहाँ जा रही है जाने मन। यह सुनकर शीतल को गुस्सा आ गया और उसने एक जोरदार तमाचा बॉस के गाल पर रख दिया। तमाचा इतना तेज था कि उसकी आवाज़ साफ बाहर काम कर रहे लोगों को भी सुनाई दी। सब लोग अपने बॉस की रंगीनियों के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए समझ गए कि जरूर अंदर बॉस ने कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश की है। और सब हैरानी से केबिन की तरफ देखने लगे। बॉस कुछ कह पाता उससे पहले ही शीतल बोली, मुझे अपने काम से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। और हाँ, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। तुम जैसे हैवान ना जाने कितनी बेबस और बेसहारा औरतों को देखकर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। शीतल की आवाज़ साफ साफ बाहर सुनाई दे रही थी। बॉस कुछ कहते उससे पहले ही शीतल पैर पटकते हुए बाहर आ गई। उसे गुस्से में देखकर रोमा घबराते हुए उसके पास आकर बोली, क्या हुआ शीतल। यह देखकर शीतल कुछ नहीं बोली और पैर पटकती हुई ऑफिस से बाहर आ गई और सीधे बंगले पर आ गई। उसे वह दृश्य याद कर बार बार रोना आ रहा था और अपनी किस्मत पर गुस्सा भी आ रहा था। वह भगवान को कोस रही थी कि आखिर में भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया, क्यों उसकी खूबसूरती हर जगह ही उसके आड़े आ जाती है। क्यों भगवान क्यों। यह कहकर वे अपने आप को कोस रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। तभी चौकीदार काका वहाँ आए और बोले, क्या हुआ शीतल बिटिया, सब ठीक तो है ना। काका की आवाज़ सुनकर शीतल ने अपने आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं काका। काका उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा तुम मेरी सगी बेटी की तरह हो, बताओ मुझे। तब शीतल अपने आंसू पोंछते हुए बोली, काका औरत कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। चाहे हमारा देश कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन कदम कदम पर औरतों को लोगों की गंदी नज़रों का सामना करना पड़ता है। लोग काम देने के बदले उसकी इज्जत चाहते हैं और यह सब मुझे गवारा नहीं। यह कहकर वह रोने लग गई। तब काका कुछ सोच में डूबे रहे और फिर बोले, बिटिया एक काम है, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। यह सुनकर शीतल हैरानी से बोली, कैसा काम काका। मेरी बिटिया कजरी हमारे मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर कपड़े सिलने का काम करती है। अच्छी खासी कमाई हो जाती है, लेकिन वह अकेले सारे मोहल्ले के सारे कपड़े नहीं सिल पाती। उस पर काम का बोझ ज़्यादा है। मैंने कई बार बड़ी मालकिन के साथ तुम्हें शौक शौक में कपड़े सिलते हुए देखा था। अगर तुम कहो। चौकीदार काका अपनी बात पूरी कर पाते
उससे पहले ही शीतल बोल पड़ी, काका आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मुझे काम मिल जाए तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेटा, इसमें एहसान की क्या बात है, इस घर के तो हम पर बहुत एहसान है। तो ठीक है बिटिया, मैं अब चलता हूँ, शाम को मैं कजरी से बात कर तुम्हें बताऊंगा। रामदीन काका चले गए। घर जाकर उसने अपनी बेटी से बात कर दूसरे दिन आकर शीतल को बताया कि उसकी बेटी ने काम के लिए हाँ कर दी है। वह मोहल्ले की औरतों के कुछ कपड़े तुम्हें दे दिया करेगी, जिसे तुम सील दिया करना। यह सुनकर शीतल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शीतल को बचपन से ही सिलाई का शौक था और वह अपने पुराने कपड़ों की सिलाई हटा हटा कर सिलाई सीखने का काम करती थी। जब वह शांति देवी के पास थी तो शांति देवी ने उसे सिलाई सिखाई थी। तब काका अपनी बेटी पर से कुछ कपड़े लेकर शीतल को दे जाते और शीतल खुशी खुशी उनको सीलने लगी। शीतल के कपड़ा सीलने से शीतल का खर्चा चलने लगा और अब शीतल के सिले कपड़े लोगों को बहुत पसंद आते। धीरे धीरे शीतल को अच्छा खासा काम भी मिलने लग गया था, जिससे उसका खर्चा आसानी से चल जाता था। अब सभी लोग सीधे ही कजरी के पास न जाकर शीतल के पास कपड़े सिलवाने आने लगे। शीतल और कजरी में भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कजरी के 2 बेटे थे। कजरी के पति ने कजरी से तलाक ले लिया था, इसीलिए वह अपने पिता के पास रहकर अपना गुजारा करती थी। उसके कोई भाई या बहन नहीं था। उसकी माँ की मौत भी उसके बचपन में ही हो गई थी। अब वह अपने बच्चों और अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। कजरी और शीतल को एक दूसरे का जैसे सहारा मिल गया हो। दोनों अपना दुख दर्द आपस में बताती थी और यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से सलाह मशविरा कर तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीलने की कोशिश करती थी। दोनों ने अपना एक साथ मिलकर बुटीक भी खोल लिया था। शीतल ने अपने बच्चों का दाखिला भी शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया, क्योंकि चाहे उसकी इनकम ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह चाहती थी कि वह चाहे एक वक्त का खाना खाकर गुजारा कर लेगी, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। शीतल के बच्चों के साथ कजरी ने भी अपने बच्चों का दाखिला उनके साथ उसी स्कूल में करवा दिया था, क्योंकि अब कजरी को भी पहले से ज़्यादा इनकम होती थी। शीतल मन में सोचती कि वह हर वो कोशिश करेगी जिससे उसके बच्चे कामयाब हो सके। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसकी बेटी पिंकी उसके पास आई और बोली,